हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसकी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो 10वां चैप्टर चल रहा था। जो चैप्टर था उसका नाम था अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो टॉपिक हैं उनका डिस्कशन करते हैं। और आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए और क्या करिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लीजिए ताकि आप लोग क्या कर सको, चीज़ों को कनेक्ट कर सको। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो कह रहा है विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा। यानी जो विद्यालय की व्यवस्था होती है तो उसमें जो समुदाय के सदस्य होते हैं तो किस मतलब पॉजिटिव रूप से अब किस तरीके से बच्चों को क्या व्यवस्था रखते हैं, बच्चों के लिए क्या करते हैं, अब उनके बारे में सब पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं चीज़ों को। कहा जा रहा है कि विद्यालय में व्यवस्था अच्छी हो ये महत्वपूर्ण है और अध्यापक अच्छे तरीके से कार्य करें, इसके लिए समय समय पर इन्हें अभिप्रेरित यानी मोटिवेट किया जाए, क्योंकि वे अपने कर्तव्य के प्रति अच्छे से काम करते रहें। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्यालय में जो व्यवस्था वो कैसी हो, अच्छी हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर व्यवस्था अच्छी होगी तभी बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। जहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग ये देखोगे जहाँ पे मतलब माहौल अच्छा हो, जहाँ पे सब आप लोगों को सुविधाएं मिलें तो वहीं पे आप लोग जाओगे। तो वही कहा गया है कि विद्यालय में व्यवस्था अच्छी हो ये महत्वपूर्ण है और अध्यापक अच्छे तरीके से कार्य करें, इसके लिए समय समय पर इन्हें अभिप्रेरित यानी मोटिवेट किया जाए कि वे अपने कर्तव्य के प्रति अच्छे से कार्य करें। जो अध्यापक होते हैं उनका यही कर्तव्य है कि उनके स्कूल का जो माहौल है वो कैसा हो, अच्छा हो, और बच्चे से वो किस तरीके से मतलब अच्छे से बातचीत करें ताकि बच्चे स्कूल आने के लिए क्या हो, तैयार हो, डरे नहीं स्कूल आने में। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभिप्रेरित यानी मोटिवेट किया जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा टीचर की मीटिंग होती है तो ये सब इसीलिए हुआ करता है ताकि मतलब ट्रेनिंग में बुलाया जाता है ताकि वहाँ पे टीचर को भी क्या किया जाए, टाइम टाइम पर मोटिवेट किया जाए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, और मतलब कि उनको अपने कर्तव्य को भी याद बना रहे कि टीचर भी समझ सके कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो उनका कर्तव्य यही है कि स्कूल है जो तो यहाँ का माहौल अच्छा हो और बच्चों को भी अच्छे तरीके से समझाएं और बच्चे मतलब आकर्षित हों स्कूल आने में, उनका मन करे, ये ना लगे उन्हें कि नहीं बोरिंग लग रहा है हमें स्कूल जाने में, मतलब उनका मन लगे और खुशी से पढ़ सकें वो। ठीक, तो वही कहा गया है कि विद्यालय में व्यवस्था अच्छी हो ये महत्वपूर्ण है और अध्यापक अच्छे तरीके से कार्य करें, इसके लिए समय समय पर इन्हें अभिप्रेरित यानी मोटिवेट किया जाए कि वे अपने कर्तव्य के प्रति क्या करें, अच्छे से काम करते रहें। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा। समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा यानी जो हमारा समाज है तो यहाँ के जो सदस्य हैं अब वो लोग किस तरीके से पॉजिटिव मतलब मोटिवेट रहे इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि हमारे समाज या समुदाय में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो धन और मानव शक्ति से संपन्न है, या तो ऐसे लोगों को विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में बुलाना चाहिए मुख्य अतिथि के रूप में, और फिर उन्हें विद्यालय एवं शिक्षा के विषय में जो समस्याएं हों उन्हें बताई जाए जिससे वे मदद कर सकें, जिसकी सहायता से विद्यालय व्यवस्था अच्छी हो और समाज में शिक्षा का महत्व समझा जा सके। इसके अनेक यश में वृद्धि, समाज में नाम होगा। इस तरह ऐसे सक्रिय सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इससे अधिगम क्रिया में तेजी आएगी क्योंकि विद्यालय व्यवस्था वातावरण व अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो हमारे समाज में समुदाय में मतलब जो लोग अच्छे हों, पढ़े लिखे लोग हों, समझदार हों, जब कोई फंक्शन होता है जैसे आप लोगों के स्कूल में मतलब होता नहीं है, गणतंत्र दिवस हुआ, स्वतंत्रता दिवस हुई, तो कहा जा रहा है कि मतलब कोई भी फंक्शन हो तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, स्कूल में बुलाना चाहिए। ठीक, और मतलब जो प्रॉब्लम हो स्कूल की या जो भी मतलब हो तो बताया जाए, तो इससे क्या हो सब लोग मिलजुल कर क्या करें, देखें कि हमारे यहाँ पे क्या कमी है, क्या मतलब किस चीज़ की कमी है, कैसा क्या होना चाहिए। तो जब इसमें क्या होगा, आपस में जब बातचीत होगी तो फिर जो कमियां होंगी यानी त्रुटियां होंगी उनको क्या होगा, सुधारा जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा बनेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है ग्राम शिक्षा समितियों का अभिप्रेरणा।
अब चलिए जानते हैं जो ग्राम शिक्षा समिति होती है इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरणा का प्रमुख दायित्व अध्यापक और शिक्षा विभाग का होता है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो ग्राम शिक्षा समिति होती है इसमें प्रमुख दायित्व किसका होता है? अध्यापक का होता है और शिक्षा विभाग का होता है। मासिक बैठक में ग्राम शिक्षा समितियों के लोगों को अध्यापक अभिप्रेरित मतलब करें कि कैसे वे विद्यालय की मदद कर सकते हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके और शिक्षा समितियों की मदद से विद्यालय में अधिगम की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो ग्राम शिक्षा समिति होती है इसमें मतलब मोटिवेट करने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? अध्यापक की और शिक्षा की। यानी जब अध्यापक है तो शिक्षा क्या करेंगे? अच्छे से बता सकेंगे। मासिक बैठक का मतलब होता है हर मंथ जो बैठक हुआ करती है तो वहाँ पर बताया जाए कि किस तरीके से मतलब शिक्षा को किस तरीके से यूज करके मतलब कितना दे के किस तरीके से मतलब बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है और जो विद्यालय व्यवस्था होती है उसको किस तरीके से अच्छे से मतलब चलाया जा सकता है। तो इससे भी क्या होगा? इससे भी अच्छा होगा। तो यहाँ से जो हमारा 10वां चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आप लोग ये जो चैप्टर था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक तो मतलब सब्जेक्ट है और दूसरा आप लोग इसको अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो कि मतलब आप लोगों को कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है। आगे कहीं पर भी आप लोग पढ़ाने जाओगे तो वहाँ पे क्या करोगे? इतने अच्छे तरीके से पढ़ाओगे मतलब अपना आप लोग कर्तव्य याद रखोगे कि हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए तो बच्चों को क्या करें? सिखा के जाएं। और जो टीचर आप लोग जब बन जाओगे तो फिर आप लोगों को ये याद रखना, अपना कर्तव्य याद रखना है कि हम किस तरीके से मतलब सुचारू रूप से विद्यालय को चलाएं जिससे क्या हो बच्चे आए और पढ़ें। आगे कोई गार्जियन हो या मतलब गाँव के कोई भी सदस्य जाएँ तो मतलब कहें उनसे कि देखो तुम्हारे स्कूल का माहौल कितना अच्छा है, आगे बच्चे कितने अच्छे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? अपना कर्तव्य याद रखना है। ठीक, हमेशा अपना कर्तव्य निभाना है। वही सीखने को मिल रहा है इस चैप्टर में। अब हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। अब जो अगला चैप्टर है वो हम लोगों का 11वां चैप्टर, इसका नाम है ध्यान या अवधान। इसको बोलते हैं अटेंशन। तो चलिए जानते हैं जो ध्यान होता है ये क्या होता है। ध्यान को ही क्या बोला जाता है? अवधान, और इंग्लिश में बोल देते हैं अटेंशन। ठीक, अब इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि ध्यान एक मानसिक क्रिया है। मानसिक चेतना को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना ध्यान या अवधान कहलाता है। क्या कहा जा रहा है कि जो ध्यान होती है ये कैसी प्रक्रिया है? मानसिक क्रिया है। मानसिक चेतना को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना, यही हमारा क्या कहलाता है? ध्यान या अवधान कहलाता है। जैसे आप लोग जाते हो टीचर मतलब जब ब्लैक बोर्ड में लिखते हो, ठीक, तो आपका जो ध्यान हुआ तो ब्लैक बोर्ड के लिखने में हुआ, और जो बच्चे होंगे तो उनका क्या होगा? उनकी नज़र तो आपके जो लिख रहे हैं उस पर होगी। तो ये क्या है? ये ध्यान हुआ। ठीक, बिना चेतना को केंद्रित किए अधिगम संभव नहीं है। जब तक आप लोग ध्यान नहीं लगाओगे तो आप लोग की चीज़ों को मतलब अधिगम मतलब होता है सीखना, तब तक आप चीज़ों को सीख ही नहीं पाओगे। तो वही कहा गया कि बिना चेतना को केंद्रित किए अधिगम क्या है? संभव नहीं है। जब तक आप लोग ध्यान नहीं लगाओगे तो मतलब कोई भी चीज़ सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे। तो वही कहा गया है कि ध्यान एक मानसिक क्रिया है। मानसिक चेतना को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना ध्यान या अवधान कहलाता है। बिना चेतना को केंद्रित किए अधिगम संभव नहीं है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मनोवैज्ञानिक है कौन सा है? रॉश के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ध्यान या अवधान के द्वारा विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। क्या कहा जा रहा है? ये मनोवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ध्यान या अवधान के द्वारा विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया। जब ध्यान होगा, जो भी विचार होगा, तो आप लोग क्या करोगे? मतलब विचार जब हो, जो भी आप लोगों के माइंड में आएगा तो आप लोग मस्तिष्क के सामने लाओगे स्पष्ट रूप से। किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से। अगर आप लोग ध्यान ही नहीं करोगे तो फिर विचार भी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर वही कहा गया है कि ध्यान या अवधान के द्वारा विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की क्या है? प्रक्रिया है। अब हम लोग का अगला टॉपिक आएगा अवधान के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ अटेंशन। तो चलिए जानेंगे जो अवधान होता है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यही जो हमारे मनोवैज्ञानिक है रॉश के अनुसार इन्होंने 2 प्रकार के बताया। कौन कौन से बताया? एक बताया ऐच्छिक अवधान और दूसरा बताया अनैच्छिक अवधान। जो ऐच्छिक होता है इसका मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, और जो अनैच्छिक होगा इसका मतलब होगा जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो। तो इनके बारे में अब समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि हम अपनी इच्छा अनुसार चेतना को किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा ऐच्छिक। और दूसरा कह रहा है अनैच्छिक, इसमें हम अपनी इच्छा या अभिरुचि के बिना किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित नहीं कर सकते। ये हमारा क्या हुआ? ये होता है हमारा अनैच्छिक। ठीक,
अब चलिए हम लोग अगला समझते हैं। अगला कह रहा है विचारिक अवधान। जो ये होता है इसमें जो पहला मतलब जो ऐच्छिक अवधान है इसमें आ जाता है पहला विचारिक अवधान। अब जानते हैं ये जो विचारिक अवधान होता है ये क्या होता है, किसी बात पर ध्यान लगाने के लिए अच्छी तरह से विचार करते हैं। इसमें क्या होता है विचारिक, इसके दो भाग हो जाते हैं, ठीक। एक हो जाता है विचारिक, एक हो जाता है अविचारिक। इसमें किसी तरह का विचार नहीं करना पड़ता है अवैचारिक में, ठीक। और जो विचारिक होगा इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें मतलब ध्यान अच्छे से लगाना पड़ता है, ठीक। इसके बाद जो अनैच्छिक अवधान होता है ये क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि हम अपनी इच्छा या अभिरुचि के बिना किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक आ जाता है सहज अवधान और एक आ जाता है बाह्य अवधान। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं कि ये जो सहज होते हैं और बाह्य होते हैं ये क्या है। जो सहज अवधान होता है इसमें मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से व्यक्ति का ध्यान अपने आप ही किसी पर लगना, जैसे बच्चा का खेल में ध्यान लगना। उसमें क्या होता है मतलब जो कोई सिचुएशन आती है तो बच्चा अपने मतलब कोई भी हो अपने आप उसका ध्यान लगने लगता है। जैसे मान लीजिए आप लोग खेलोगे तो फिर आपको ध्यान किस में लगेगा, खेलने में रहेगा कि बॉल में। जैसे आप लोग मतलब वो खेलो उसको क्या बोलते हैं बैट बॉल, तो आप लोगों का ध्यान किस में रहेगा, गेंद में रहेगा कि गेंद हमारी कहाँ जा रही है, ठीक। इसके बाद फिर आ रहा है बाह्य अवधान। इसमें जबरदस्ती या बाह्य होकर ध्यान लगाना, जैसे तेज आवाज होने पर ध्यान देना। ये क्या होता है इसमें जबरदस्ती, मान लीजिए कोई धीमे बोल रहा है कोई तेज बोल रहा है तो ये तो अपने बस में हुआ ना कि आप लोग क्या कर सकते हो, धीमे भी बोल सकते हो। तो वही कहा गया है इसमें जबरदस्ती या बाह्य होकर ध्यान लगाना, ठीक। जैसे क्या है तेज आवाज होने पर ध्यान देना, जब तेज आवाज होगी तो आप लोग क्या करोगे ध्यान दोगे। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं। तो ये ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं ये क्या होती है, अब इनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अब हमारे ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, बस एक दो चैप्टर और बचे हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी वो भी करा दूंगी। तो आप लोग क्या करिए जल्दी से चीज़ों को कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए और मतलब का बहुत सारी क्लास करा दी गई है तो आप लोग क्रम से लीजिए क्लासों को और साथ साथ रिवीजन भी करिए बिल्कुल, क्योंकि अभी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी आप लोगों के लिए टेट सीटेट सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा नोट्स काम आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ PDF सब कुछ मिलता है और टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।